और सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई कि आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या लॉसेज होते रहे थे। तो देखिए इसमें कुछ खामियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां पहले क्या थी कि आप चंदा तभी दे सकते हैं आपका जितना प्रॉफिट है उसके 7.5% से ज़्यादा आप चंदा नहीं दे सकते हैं। और हकीकत भी है कि भैया 7.5% कोई भी अपने प्रॉफिट का एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दे, इससे ज़्यादा क्यों देगा। लेकिन इसमें कह दिया गया नहीं, आपको जितना मन है वो दे देना है। तो एक ये गड़बड़ थी कि भैया इतना काहे चंदा देंगे आप। दूसरा कि रेवेन्यू मतलब होता है कि टोटल आपने कितना सेल कर दिया, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू जैसे कोई सब्जी वाला 100 रुपये बेचा तो 100 रुपये उसका रेवेन्यू है, 100 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं है। तो पहले ये था कि रेवेन्यू का 10% ही आप चंदा दे सकते थे, इसमें कह दिया गया नहीं जितना मन दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि भैया हाँ प्रॉफिट में है, रेवेन्यू में है तो चंदा दे रहे हैं। हद तब हो गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लॉस मेकिंग कंपनी भी चंदा देने लगी। अरे भैया तुम लॉस में हो, तुम क्यों चंदा दे रहे हो। तो बड़ा गचपच होने लगा यहाँ पर। तो गवर्नमेंट इस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी किया था यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ था कि पहले भारत में कोई भी विदेश से चंदा नहीं दे सकता था। अब आप कल्पना कीजिए कि चाइना के पास बहुत पैसा है, चाइना अगर किसी भारत के राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे दे चंदा के रूप में और उसके पसंद की यहाँ सरकार बन जाए तो वो सरकार भारत की रहेगी लेकिन वो इशारा चाइना का रहेगा। इसलिए भारत में ये बैन लगाया गया था कि कोई भी विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में एक समस्या थी कि कोई भी विदेश की कंपनी यहाँ मदर कंपनी है वो अपनी एक छोटी सी कंपनी इंडिया में डाल देगी, इसे हम लोग सेल कंपनी या डॉटर कंपनी कह देंगे, सब्सिडरी कहिए या सेल कंपनी कहिए। अब ये चाइना से डायरेक्ट चंदा नहीं आ सकता, अब यहाँ से इस पार्टी में इस कंपनी में चंदा आएगा और ये कंपनी फिर इंडिया में चंदा दे सकती है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये पॉसिबल था। तो ये सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों की पीठ ने पूछा था। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रूल है जब भी कोई संवैधानिक मामला जाएगा जिसमें संविधान में बनाए गए संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को बदलना हो या कोई संविधान में चेंजिंग करना हो तो उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। इसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3400 जज को बैठा दीजिए उससे बहस नहीं, लेकिन कम से कम 5 जज होना चाहिए। आप देखिएगा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे भी 5 जज थे यहाँ पे, तो कम से कम 5 जज होने चाहिए। गोलकनाथ में तो 9 जज मामले थे और वही अगर केशवानंद भारती देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, उसमें 13 जज मिल के फैसला सुना रहे थे। तो यहाँ 5 जजों की खंडपीठ थी और 5 जजों की संवैधानिक पीठ को लीड कर रहे थे खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ नियुक्त कर रहे थे। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि आपकी क्या मजबूरी है, इससे तो कोई करप्शन कम नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इससे करप्शन ये है कि कम हो रहा है कि कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन को दूर करने के और भी रास्ते हैं, आखिर जनता को क्यों नहीं दिया जाएगा इसकी जानकारी। तो सरकार के 2 मुख्य दलील थे। हालांकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे तब लाए थे। सरकार का एक दलील जायज़ था, एक दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी बताई। कौन सा दलील जायज़ था? एक था प्राइवेसी, कि अगर कोई कंपनी सरकार को चंदा दे रही है और इसका सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि जब वो सरकार में न रहे तो दूसरी जब पार्टी सरकार में आएगी तो उस कंपनी को अच्छे से बिहेव न करे या ऐसा लगे कि भैया तुम तो उस गोल के हो, तुम इस ग्रुप के हो। तो ये सरकार का दलील भी ठीक था कि आप चंदा दे रहे हैं, सार्वजनिक अगर हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, उस हिसाब से तो हर कंपनियों को अपना सब कुछ लोड करना पड़ता है वेबसाइट पे कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, क्या हुआ। तो वो भी कह सकती हैं कि तो हमारा भी तो दिक्कत होगा भैया, लोगों को लगेगा ये कंपनी डूबने वाली है, हम क्यों अपलोड करेंगे। तो होता है ना ये चीज़ों को। कोई कंपनी घाटे में गई कैसे आपको पता चला? क्योंकि उसने नेट पे अपलोड किया MCA के साइट पे। तो सरकार का भी कहना था कि इसको लोड करना होगा यहाँ पर। दूसरा, सरकार ने जो दलील दी थी कि जनता की जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, जानने का अधिकार है, वो सीमित है, हर मामला जनता क्यों जानेगी। तो सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है कि जनता को नहीं बताना है, या कोई कॉपीराइट पेटेंट या कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है कि जनता को ना बताएं क्योंकि ये पूरी तरह फैल जाएगा। ये तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कहाँ से पैसे ला रही है उसकी जानकारी है। अतः यह आर्टिकल 19A में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी छुपा है उसका उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने
5-0 के साथ इस फैसले को निरस्त कर दिया। मतलब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर लिया, यानी पांचों जज ने कहा कि यह असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्टोरल बॉन्ड, अब कोई भी आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को कि तुम्हारा जितना लोग आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तुम्हारे यहाँ से, ये सबका डाटा तुम निर्वाचन आयोग को सौंपो। सबका डाटा निर्वाचन हो, तो कहा कि अब हम कैसे सौंपेंगे? तो कहा गया देखो, हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर जो इंसान खरीदने गया था वो अपना केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। तो पैन आधार तो आपस में लिंक होते हैं। उस हिसाब से आप बताइए, आपको 3 सप्ताह से 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। आप इस चीज़ को डिसीजन लीजिए कि आप सारा डाटा दीजिए, और 13 मार्च तक का समय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कि आप ये सारा डेटा सार्वजनिक कीजिए। तो 13 मार्च के बाद देखना होगा कि जब ये डेटा सार्वजनिक आएगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कौन कंपनी किसको चंदा दी है, ये पूरे देश को सामने समझ में आ जाएगा। हालांकि लोकतंत्र के लिए ये चीज़ें जो है, ये किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, यह देश के पक्ष की बात है। क्योंकि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सत्ता में कौन पार्टी है कौन पार्टी नहीं है, हमेशा संविधान और कानून ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी कहना था कि सत्ता आएंगे, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो यह फैसला किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी पार्टी के विपक्ष में, बल्कि यह फैसला भारत के पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो आई होप आप इस डिसीजन को समझे हो।